समय सीमा को देखते हुए वैसे सवालों की फहरिस्त तो काफी लंबी है डॉक्टर साहब। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। आपने अभी किस्मों के बारे में बताया, अब मैं चाहता हूं आप जो है प्रकाश डाले जो बीज दर है, बीज की मात्रा तथा उनकी दूरी कितनी होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग मक्के की खेती करते हैं तो सबसे पहले हमारी ज़मीन कैसी है, उसकी भूमि की तैयारी, उसका बीज दर क्या है, ये इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। जब भी मक्के की खेती करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो उचित जल निकास वाली ज़मीन हो, क्योंकि जो मक्के की फसल है वो ज़्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। 500-600 मिलीलीटर जहाँ पानी बरसता है वहाँ इसकी खेती आसानी से हो सकती है, लेकिन पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। इसलिए खेत में आप मेड़ बनाएं, रेज बेड पे लगाएं। जो हमारे मक्के की आप बुआई करें पूरब से पश्चिम करें, जिससे कि हवा चलने पे भी हमारी फसल गिरेगी नहीं। पूरब से पश्चिम आप बुआई करें। इसके अलावा दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जब भी खेत की आप बुआई करने जाते हैं तो उसमें खेत की तैयारी करने के पहले आप 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद अपने खेत में मिला दें। उससे खेत की जो मिट्टी है वो भी कुछ भुरभुरी हो जाती है, पोषण भी मिलता है, और हमारे खेत में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म बैक्टीरियाज हैं, वो उनकी संख्या भी बढ़ती है। तो मेड़ पे लगाएंगे। मेड़ से मेड़ की दूरी मध्यम अवधि एवं कम अवधि के लिए 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर हम रखते हैं। जहां हम ज़्यादा अवधि की फसल लेते हैं उसकी दूरी हम जो मेड़ की बनाएंगे या लाइन से लाइन की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी हमारी 20 से 25 सेंटीमीटर रहेगी, जिससे कि हमारे पौधों की संख्या मक्के में जो है वो 60 से 65 हजार अगर हमारा पौधा है प्रति हेक्टेयर तो अधिक अच्छा उत्पादन मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने खेत में बीज दर का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि बीज की जहाँ तक है, हाइब्रिड का बीज हम 8 किलोग्राम प्रति एकड़ यानी 20 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बीज दर है ये हमारे उत्पादन को प्रभावित करता है। मक्के में, क्योंकि अगर बीज दर आपने कम किया तो उत्पादन घट जाएगा, और आपने बीज दर ज़्यादा किया तो फसल घनी हो जाएगी, तब भी आपका उत्पादन कम होगा। तो जो मैंने बताया कि 20 से ये आपका 62 से 60 से 65 हजार पौधा होना चाहिए, ये जरूर आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, जो हमारा देसी और संकुल मक्का है उसका 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी स्पेसिंग है, मैंने बताया देसी में स्पेसिंग कम रखते हैं। वहां से ऑन कर दीजिए, वहां से ऑन करिए। जो हमारा देसी मक्का है उसकी स्पेसिंग कम रहेगी, और हाइब्रिड की स्पेसिंग हमेशा जो मैंने बताया ये 60 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 20 से 25 सेंटीमीटर ये अवश्य रखें, और उचित फसल ज्यामिति यानी उचित प्लांट पॉपुलेशन होने पे ही हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से जो दूरी है तथा बीज दर है ये कितनी महत्व रखती है एक अच्छे उत्पादन लेने के लिए, क्योंकि किसान भाइयों के मन में एक भ्रांति है कि यदि हम प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर ज्यादा बीज डालेंगे तो ज्यादा उत्पाद होगा, ज्यादा हरापन आएगा। परंतु ये भ्रांति, यदि एक थाली में एक आदमी का पेट भर सकता है, उसमें यदि 10 आदमी भोजन करते हैं तो निश्चित ही किसी का पेट नहीं भर सकता है। तो डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले विवेक कुशवाहा हैं, वो भी हमारे काफी प्रबल व्यूअर है, प्रतिदिन हमसे जुड़ते हैं। वो जानना चाहते हैं कि सर, मक्के में क्या सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग के रूप में ले सकते हैं क्या? बड़ा ही इनका यूनिक जो है सवाल है, डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं इस पे आप मार्गदर्शन करें। विवेक जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे किसान भाइयों को हमेशा जो ज़्यादा दूरी पे फसलें लगाई जाती हैं, पंक्ति से लगाई जाती हैं, उनमें अंतःवर्ती फसलों का समावेश अच्छा जरूर करना चाहिए। यानी मक्के के बीच में सोयाबीन लिया जा सकता है। 1:1 का जो हमारा प्रतिशत है वो सबसे अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा आप उसमें तिल की भी खेती कर सकते हैं,
उसमें आप बोड़ा लगा सकते हैं, उसमें आप उड़द और मूंग की भी खेती कर सकते हैं, उसके जो कुण हैं उसमें। तो इसलिए आप मक्के के साथ अंतर्वर्ती फसलों का समावेश अवश्य करें। और सोयाबीन एक बहुत अच्छी फसल है, उसका वैल्यू भी ज़्यादा है, तो इसलिए आप सोयाबीन की खेती मक्का के साथ इंटरक्रॉपिंग के रूप में जरूर करें। सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं विवेक जी आपको आपके सवाल का जो है अच्छा जवाब मिल गया है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, अंतर्वर्तीय फसल ऐसे फसलें लगाएं जो जिसकी फिजियोलॉजी एक समान ना हो। जैसे अनाज के साथ अनाजी फसल ना लगाएं, दलहन के साथ दलहन ना लगाए। यदि अनाजी है तो उसके साथ दलहन या तिलहन लगाए, यदि दलहन तिलहन है तो उसके साथ अनाजी लगाए। इस तरह से समावेश करके आपको लगाना है। डॉक्टर नीतीश पांडे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं। धन्यवाद नीतीश जी, आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम एवं नमन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तथा हमारे किसान भाइयों को भी आपने जो धन्यवाद ज्ञापन किया उसके लिए। दया श्रीवास्तव जी हैं, दया श्रीवास्तव जी भी हमारे बड़े प्रबल व्यूअर हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि मक्का बीज उत्पादन किसान कैसे करे, HQPM मक्का बीज उत्पादन से किसान कैसे लाभ उठा सकते हैं। हाई क्वालिटी प्रोटीन बीज की बात कर रहे हैं वो, जरा सा किसान स्वयं मक्का बीज उत्पादन कैसे करें, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें डॉक्टर साहब। जो किसान भाई क्वालिटी प्रोटीन मेज का उत्पादन करना चाहते हैं, वो अपने कई विश्वविद्यालयों ने भी क्वालिटी प्रोटीन मेज की वैरायटीज निकाली हुई हैं। वो अपने क्षेत्र के विश्वविद्यालय या संबंधित संस्था, जो रजिस्टर्ड संस्था हैं, उनसे बीज को क्रय करें। उसकी रसीद, उसका टैग अपने पास रखें। और जब भी बीज उत्पादन करते हैं तो वो फसल को स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। बीज फसल जो है रोग मुक्त हो, कीड़ों से मुक्त हो, आपने जो फसल लगाई है। और इसके अलावा आप उसका रजिस्ट्रेशन आप अपने संबंधित राज्य का बीज प्रमाणीकरण एजेंसी होती है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप बीज का उत्पादन कर सकते हैं। आइसोलेशन, दूरी को मेंटेन करें। इसके अलावा आप जब भी इसको सेडलेट में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन किसान भाई जब बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो दूसरी चीज, जब रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं तो ये सारे जो आपका रसीद है और ये टैग, ये आपके बहुत काम आएगा। आप इनको जो है वहाँ पे कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी डॉक्टर साहब के यहाँ पे सेंटर पे, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम सभी लोग, है ना। जो है डॉक्टर साहब दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुद्र प्रताप सिंह बिसेन बोल रहे हैं कि आज का सेशन भी काफी रोचक रहा। सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, कई बातें करनी बाकी है। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि समय सीमा को देखते हुए लगभग 50 मिनट हो गए, अब मैं चाहता हूं आप जरा सा संक्षिप्त रूप में उर्वरक, जल प्रबंधन तथा खरपतवार नियंत्रण, इन तीनों सेगमेंट को आप जो है संक्षिप्त रूप में कवर करें। जी डॉक्टर साहब। किसान भाइयों, जैसा कि जहाँ तक उर्वरक प्रबंधन की बात है, तो हमारे किसान भाई अपने खेतों में उर्वरक का प्रबंधन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उन्होंने मध्यम अवधि की फसल लगा रखी है, कि उन्होंने मध्यम अवधि की या ज़्यादा दिन की। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि आपने देसी मक्का लगाया है कि संकर मक्का। अगर आपने मध्यम अवधि और ज़्यादा दिन में पकने वाले मक्का की खेती कर रखी है और या हाइब्रिड है, तो आपको उसमें जो उर्वरक देना है 120 किलो नत्रजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास देना है। जिसमें नत्रजन की आधी मात्रा आप बुआई के समय, और पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा आप बुआई के समय बेसल डोज के रूप में दे देंगे। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा। इसके बाद शेष आधी मात्रा आप 30 दिन पे 25 से 30 दिन बाद देंगे। और आधी मात्रा जो है वो 2 बराबर भागों में बांट लेंगे, एक 25 से 30 दिन में देंगे और दूसरा 40 दिन पे, जब आप 40 से 45 दिन पे नर मंजरी की अवस्था में, नर मंजरी जब आपका निकलने वाला होता है, उस अवस्था में आप उसकी शेष आधी मात्रा दे देंगे। तो मक्का में नत्रजन का व्यवहार 3 बार करते हैं बेसल डोज के रूप में, दूसरा 25 से 30 दिन बाद, और फिर चौथा हम करते हैं, तीसरा करते हैं हम जब नर मंजरी निकल आती है। इसके अलावा जब हम
अल्प अवधि या देसी या संकुल मक्का लेते हैं तो उसमें 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास का व्यवहार करते हैं। इसका भी हम जो तरीका है कि आधा नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बेसल डोज के रूप में यानी बुआई के समय खेत में देते हैं और खेत में कतारों में कूड़ों में देना चाहिए और शेष आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में 25 से 30 दिन बाद एवं बची हुई मात्रा को नर मंजरी निकलते समय दे देने से हमारा उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, उर्वरक प्रबंधन के बारे में आपने बताया। अब जो है मैं चाहता हूं तुरंत आप जो है जल संचय तथा जल प्रबंधन के बारे में बता दें। किसान भाइयों, मक्का की खेती में सिंचाई के साथ साथ जल निकास की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए और 2 अवस्थाओं में हमारे खेत में नमी की कमी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला तो जो हमारा नर मंजरी है और दाने में दूध भरते समय, इस अवस्था में हमारे खेत में नमी का विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि हम खरीफ की खेती कर रहे हैं, ड्राई स्पेल आता है। अगर खेत में भूमि की नमी की स्थिति को देखते हुए हम सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो 2 अवस्थाएं हैं इसमें हमें अपने खेत में नमी बना के रखनी है, आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करनी है, इनको ध्यान में हमें अवश्य रखना है। इसके अलावा जो खरपतवार की बात है, मक्के की खेती को 40 दिन तक हमें खरपतवार मुक्त रखना चाहिए, जिसके लिए हमें 2 निकाई गुड़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा हम रासायनिक खरपतवार नाशियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एट्राजिन और पेंडिमेथिलिन। एट्राजिन जो कि मक्के में सबसे प्रचलित खरपतवार नाशी है, जिसका व्यवहार हमें मक्का बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर कर लेना चाहिए। यानी आपने अगर आज मक्का बोया है तो 72 घंटे के अंदर 1 से 1.5 किलोग्राम एट्राजिन को 500 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए। या पेंडिमेथिलिन 3.3 लीटर मात्रा को हम लोग को 800 लीटर पानी में 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर घोल बना के स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि शुरुआती अवस्था में खरपतवारों की संख्या कम हो। इसके अलावा जो है हम खेत में निराई गुड़ाई का कार्य भी करते हैं। जैसे पहली निराई गुड़ाई जो है हम करेंगे 25 से 30 दिन बाद और दूसरी निराई गुड़ाई हम करेंगे 40 से 45 दिन बाद। और जिन्होंने जमीन में सीधे बुआई की हुई है लाइन से, कतार से, वो उस समय मेड़ चढ़ा देंगे। यानी कुल मिला के अगर हमने 40 दिन तक खेत को खरपतवार मुक्त रखा तो हम अच्छा उत्पादन और अच्छी आय मक्के से प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने जल संचय, जल प्रबंधन तथा खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताया। किस तरह से बुआई के तुरंत बाद कौन कौन से खरपतवार नाशी है जिनका प्रयोग करके किसान भाई इससे लाभ ले सकते हैं तथा खरपतवारों को जमने से अपने खेतों में बचा सकते हैं।